हो गया, हम पढ़े, नोट्स ले लिए थे ना सब, नोट्स ले लिए थे टेबुलर प्रेजेंटेशन और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन का, लास्ट क्लास में दिया था, जो नहीं लियो यहां से ले लो, ठीक है। तुम्हें ये भी नहीं पता लास्ट क्लास आई थी कि नहीं आई थी? वेरी गुड। कोई बात नहीं, हो गया, शुरू करते हैं। देखो, हम पढ़ रहे थे टेबुलर प्रेजेंटेशन, बातचीत बंद। तुम तीन क्यों बैठे हो? एक आ गया हो, एक जन आओ, जल्दी आ गया हो, बात बहुत करते हो तुम लोग, आ गया हो। पीछे समझ में आ गया क्या होगा? तीनों बैठे हो, बातचीत करोगे तो एक जन यहाँ फर्स्ट बेंच में, ठीक है। हाँ, अभी बैठे रहो, अभी बैठे रहो, लेकिन एक बार भी बातचीत होगा तो फर्स्ट बेंच में, ठीक है। चलो देखो, हो गया, हो गया, हो गया। अब देखो, हम पढ़ रहे थे टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन में हम पार्ट्स ऑफ द टेबल पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ द टेबल में सबसे पहला आइटम था हमारा टेबल नंबर। टेबल नंबर देना बहुत जरूरी होता है। दूसरा था हमारा टाइटल ऑफ द टेबल। टाइटल ऑफ द टेबल क्या होता है? टाइटल ऑफ द टेबल का मतलब टेबल का नाम। जैसे तुम्हारा एक नाम है, तुम्हें उस नाम से जाना जाता है, उसी तरीके से टेबल का एक नाम होता है, ठीक है। टेबल का नाम किस टाइप का होना चाहिए? जो टाइप का डेटा टेबल के अंदर है उसी से रिलेटेड उसका नेम होना चाहिए। अगर मान लो क्लास 11th का इकोनॉमिक्स का हाफ ईयरली एग्जाम का मार्क्स है, तो टेबल का नाम उसी अकॉर्डिंग होगा, ताकि टेबल के टाइटल को पढ़ के हमें समझ में आ जाए कि टेबल के अंदर क्या डेटा लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद तीसरा आइटम क्या था? तीसरा आइटम कैप्शन। कैप्शन क्या होता है? जो कॉलम का हेडिंग्स होता है उसको बोलते हैं कैप्शन, ठीक है। उसके बाद था स्टब। स्टब क्या होता है? रो के हेडिंग्स को हम स्टब बोलते हैं, ठीक है। पांचवा क्या था? बॉडी ऑफ द टेबल। बॉडी ऑफ द टेबल में क्या रहता है? जो एक्चुअल डेटा है वो बॉडी ऑफ द टेबल में रहता है, ठीक है। जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे वो डेटा बॉडी पार्ट में होगा, बॉडी ऑफ द टेबल में होगा, ठीक है। ये 5 आइटम हो गया। छठवां आइटम यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये बहुत जरूरी है देना। तुम जो डेटा लिखे हो वो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? केजी में है, लीटर में है, किलोमीटर में है, मीटर में है, ग्राम्स में है, वो लिखना पड़ेगा ना, तब तो पता चलेगा जो डेटा तुम मेंशन किए हो वो कौन सा यूनिट ऑफ मेजरमेंट में है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट लिखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सातवां क्या था? 3 प्रकार का नोट आता है। एक होता है हेड नोट, एक होता है सोर्स नोट, और एक होता है फुट नोट। हेड नोट किस काम आता है? कभी कभार क्या होता है, हेडिंग अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं होता है। हेडिंग छोटा सा होता है और हेडिंग को पढ़ के पूरा डिटेल में समझ में नहीं आता है कि उसके अंदर क्या है। तो उस केस में हम क्या हेल्प लेते हैं? हेड नोट का हेल्प लेते हैं। हेड नोट हेडिंग के नीचे ब्रैकेट में लिखा जाता है और वो हेडिंग को फर्दर एक्सप्लेन करता है। मान लो हेडिंग में लिखा हुआ है अकाउंटेंसी का मार्क्स या मार्क्स ऑफ अकाउंटेंसी। अब कौन से क्लास के बच्चों का है, कौन से स्कूल का है, कौन से एग्जाम का है, ये सब तो लिखा हुआ नहीं है। तो उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम हेल्प लेते हैं हेड नोट का, ठीक है। तो हेड नोट में बेसिकली जो टाइटल है उसी का फर्दर एक्सप्लेनेशन होता है। क्लियर है बात? उसके बाद नेक्स्ट क्या था? सोर्स नोट। सोर्स नोट में क्या होता है? डेटा तुम कहां से लाए हो उसका सोर्स। मतलब डेटा तुम किसी वेबसाइट से लेकर आए हो, किसी प्रिंसिपल से पूछे हो, कोई बच्चे से कलेक्ट किए हो, कौन सा मेथड से कलेक्ट किए हो, कहां से डेटा कलेक्ट किए हो, ये सारा डिटेल होता है हमारा सोर्स नोट में। सोर्स नोट देना क्यों जरूरी है? ताकि डेटा रिलायबल बन पाए। जब तुम डेटा का सोर्स बताते हो कि ये डेटा कहां से आया है, तब वो डेटा रिलायबल बन जाता है। अगर एक रिलायबल सोर्स से आया है, फ्रॉम गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट के वेबसाइट से आया, मतलब रिजल्ट अनाउंस होता है जब, तो तुम रिजल्ट जब अनाउंस होता है वो जो नोटिफिकेशन आता है वो कौन सा नोटिफिकेशन पे भरोसा करते हो? जो सीबीएसई के वेबसाइट में होता है वही वाला भरोसा करते हो ना। तो जब हम किसी वेबसाइट से, गवर्नमेंट के वेबसाइट से या कोई जेन्युइन सोर्स से डेटा लेकर आए और उसको वहां मेंशन कर दें कि हम डेटा कहां से लाए हैं, तो उस केस में वो डेटा बहुत रिलायबल हो जाता है। साथ में अगर किसी को और एक्स्ट्रा डेटा चाहिए,
मान लो मैं क्लास 11th का डेटा लिखा हूं, वैदिक स्कूल का वेबसाइट से मैं निकाला हूं, सोर्स नोट में लिख दिया फ्रॉम www.vedicinternational.in.com जो भी है, ठीक है। अगर किसी को क्लास 12th का डेटा चाहिए तो वो क्या करेगा, उसी वेबसाइट में जाएगा जहां पर 11th का डेटा है, मोस्ट प्रोबेबली वहां 12th का भी होगा। तो उसको अगर किसी को फर्दर डेटा चाहिए, किसी को उससे रिलेटेड डेटा चाहिए, तो वो उसी सोर्स में जाकर वो डेटा को फर्दर फाइंड आउट कर सकता है। बात समझ में आया? तो सोर्स नोट बेसिकली दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। पहला तो रिलायबिलिटी लाने के लिए, डेटा रिलायबल होगा। अगर तुम लिखोगे कलेक्टेड फ्रॉम अ अनरिलायबल सोर्स, तो कोई तुम्हारे डेटा पर भरोसा ही नहीं करेगा। कलेक्टेड फ्रॉम अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट किया हो तुम, क्या रिलायबिलिटी है उसका? वो स्टूडेंट खुद गलत बताया, सही बताया, नींद में था, होश में था, नहीं था, पता नहीं, डेटा सही बताया नहीं बताया, हमें तो कोई रिलायबिलिटी। अगर लिख दोगे फ्रॉम वेबसाइट, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, या लिख दोगे फ्रॉम वैदिक इंटरनेशनल स्कूल का वेबसाइट, या लिखोगे कि चेयरमैन ऑफ वैदिक इंटरनेशनल स्कूल हमको ये डेटा दिया है, तो अब वो डेटा ज़्यादा रिलायबल हो जाएगा, है ना। तो जब सोर्स रिलायबल होता है तो डेटा भी रिलायबल होता है। अगर सोर्स रिलायबल नहीं है तो डेटा भी रिलायबल नहीं है, इसीलिए सोर्स नोट देना जरूरी है। अगर तुम्हारा डेटा अच्छे सोर्स से आया है तो सोर्स नोट मस्ट मेंशन करो, ताकि तुम्हारा डेटा रिलायबल बन पाए, ठीक है। और दूसरा, किसी को अगर फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी को अगर फर्दर उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करना है, तो वो उसी सोर्स में जाकर कलेक्ट कर सकता है, इसीलिए सोर्स नोट का हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। लास्ट एक और पॉइंट क्या था, फुट नोट। फुट नोट किस काम आता है, पढ़े थे हम लोग। कभी कोई डेटा में कोई एक्सेप्शन है, कोई पर्टिकुलर डेटा को फर्दर एक्सप्लेन करना है, तो उस केस में हम हेल्प लेते हैं फुट नोट का। पूरा डेटा को एक्सप्लेन नहीं करना, कोई एक पर्टिकुलर डेटा को एक्सप्लेन करना है। जैसे कि यहां पर हम एग्जांपल भी लिए थे, मान लो ये टेबल तुम्हें दिया हुआ है, मुझे इस डेटा को फर्दर एक्सप्लेन करना है। ये जो क्लास 11 सेक्शन बी में 12 गर्ल्स हैं, इसमें से 10 ठो गर्ल्स ऐसे हैं, इसमें 10 गर्ल्स को अभी अभी हम टीसी देकर निकाले, तो एक्चुअल डेटा कितना था, लेकिन अभी कितना है, 12। तो ये एक एक्सेप्शनल डेटा है, तो हम यहाँ पर स्टार मार्क देकर लिखेंगे 10 स्टूडेंट्स को हम क्या दे दिए हैं, टीसी दे दी। हमको पूरा डेटा को एक्सप्लेन नहीं करना था, हमको सिर्फ एक पर्टिकुलर डेटा को फर्दर एक्सप्लेन करना था। तुम देखो बुक्स पढ़ते होगे, तो बुक्स में अगर कोई ज़्यादा टेक्निकल वर्ड होता है तो वहाँ पर स्टार देकर नीचे उसका मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग लिखा होता है। तो वही चीज़ है फुट नोट। फुट नोट हम यूज़ करते हैं अगर कोई पर्टिकुलर डेटा को फर्दर एक्सप्लेन करना है तो, ठीक है। तो जैसे अगर ये 12 नंबर डेटा, 12 जो है, इसको मुझे फर्दर एक्सप्लेन करना है, तो मैं इसको हेल्प लूंगा फुट नोट का, वहाँ पर स्टार मार्क डालूंगा या हैशटैग डालूंगा, नीचे हैश डालकर फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लोग जब ये डेटा को देखेंगे उनको समझ में आ जाएगा कि इस डेटा में कोई एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है वो यहाँ पर नीचे में लिखा हुआ। क्लियर है बात? ठीक है। तो ये होता है 9 ठो कंपोनेंट्स हमारे टेबल का। सबसे पहला टाइटल ऑफ द टेबल नंबर, टाइटल ऑफ द टेबल, कैप्शन, स्टब, पार्ट, बॉडी पार्ट, उसके बाद छठवा यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सातवां हेड नोट, फुट सोर्स नोट, फुट नोट। ठीक है, पढ़ो, हेड नोट से पढ़ना था मैं। हेड नोट क्या काम आता है? In case the main title fails to convey complete information, a head note is also given in small brackets in prominent word just below the main title. ब्रैकेट में लिखते हैं और हमारे टाइटल को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए हम हेड नोट का हेल्प लेते हैं। ठीक है, क्या जरूरी है हेड नोट देना? मैंडेटरी है? मैंडेटरी नहीं है। अगर तुम्हें टाइटल को फर्दर एक्सप्लेन करना है तो तुम हेड नोट का इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारा टाइटल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें सारा चीज ऑलरेडी कवर्ड है, तो फिर हेड नोट देने का जरूरत नहीं है। ठीक है। सोर्स नोट, अ सोर्स नोट रेफर्स टू सोर्स फ्रॉम विच इंफॉर्मेशन हैज बीन टेकन। कहां से डेटा आया है। इंपॉर्टेंट सोर्स नोट इज इंपॉर्टेंट फॉर 3 रीजंस। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाई सोर्स नोट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट, इट गिव्स क्रेडिट टू द सोर्स पर्सन और ग्रुप हु कलेक्ट द डेटा। जैसे फोटो खिंचवाते हो लिखते हो ना पिक क्रेडिट, वो फोटो जो खींचा है उसको क्रेडिट देते हो तुम। कोई अगर अच्छा फोटो खींचता है तो, याद है इंस्टाग्राम में करते ही हो ऐसा, वैसा ही है। अगर डेटा तुम कलेक्ट कर रहे हो कहीं से तो उसके सोर्स को क्रेडिट देते हैं हम लोग, ताकि वो लोग और डेटा कलेक्ट करें। अगर उनका डेटा इस्तेमाल हो रहा है तो हम उनको, अगर हम उनका डेटा को यूज कर रहे हैं तो हम उसको क्रेडिट देते हैं, पहला। दूसरा,
इट प्रोवाइड रेफरेंस टू सोर्स मटेरियल विच मे बी मोर कंप्लीट, जिसको फर्दर डिटेल चाहिए, जिसको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चाहिए, जिसको कोई एडिशनल डेटा चाहिए, उन लोगों के लिए रेफरेंस है कि वो लोग वहीं पर जाकर फर्दर डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इट प्रोवाइड सम आइडिया ऑफ द रिलायबिलिटी, डेटा कितना रिलायबल है उसका आइडिया लगता है। अगर एक जेन्युइन सोर्स से है, मान लो गवर्नमेंट के वेबसाइट से आया है डेटा, मान लो सीबीएसई के वेबसाइट से आया है डेटा, मान लो तुम्हारे स्कूल के वेबसाइट से आया है डेटा, मान लो तुम्हारे स्कूल के चेयरमैन ने ये डेटा दिया है, तो ऑब्वियस सा बात है कि हमारा रिलायबिलिटी उस डेटा के ऊपर ज़्यादा होगा। और वही डेटा तुम रैंडम किसी स्टूडेंट से पूछे हो, रैंडम कोई टीचर से पूछ लियो, कोई स्कूल के पीएन से पूछ लियो, कोई बस ड्राइवर से पूछ लियो, और वो डेटा तुम मेंशन कर दियो, तो उस केस में वो डेटा उतना ज़्यादा रिलायबल नहीं होगा। क्लियर है बात? ठीक है। लास्ट, फुट नोट। Footnote is the last part of the table. Footnote explains specific feature of the data. कोई अगर किसी पर्टिकुलर डेटा में कोई स्पेसिफिक फीचर है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यूज करते हैं फुटनोट ऑफ द डेटा कंटेंट ऑफ द टेबल विच इज नॉट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड हैज नॉट बीन एक्सप्लेन्ड अर्लियर। फुटनोट आर जनरली यूज फॉर फॉलोइंग रीजन, टू पॉइंट आउट एनी एक्सेप्शन टू द डेटा, डेटा में अगर कोई एक्सेप्शन है तो उसको पॉइंट आउट करने के लिए, एनी स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस अफेक्टिंग द डेटा, अगर डेटा को कोई स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस अफेक्ट कर रहा है तो उसको लिखेंगे हम लोग। मान लो मेरा सेल्स का डेटा दिया हुआ था 2015 का, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो 2020 के डेटा में मैं स्टार मार्क लगाया हूँ। क्यों लगाया? 2020 के डेटा में कोविड था, तो उसको वो एक एक्सेप्शन था जो कि मुझे तुम लोगों से कम्युनिकेट करना था कि 2020 का जो सेल्स है वो कोविड के वजह से इतना है, चाहे वो ज़्यादा हो, चाहे वो कम हो, चाहे वो सेम हो, मुझे वो चीज़ तुम्हें बताना है कि उस साल में कोविड आया था और उसके बाद भी मेरा सेल्स इतना है। तो एक एक्सेप्शन को पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। टू क्लैरिफाई एनीथिंग इन द डेटा, डेटा में कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन देना है तो उसके लिए भी हम स्टार मार्क डालकर नीचे उसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चले आगे। टाइप्स ऑफ टेबल। टाइप्स ऑफ टेबल, हम टेबल बनाएंगे अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया। सबसे पहला, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव और पर्पस। एक होता है जनरल पर्पस टेबल, एक होता है स्पेशल पर्पस टेबल या स्पेसिफिक पर्पस टेबल। ठीक है, जनरल पर्पस टेबल, स्पेसिफिक पर्पस या स्पेशल पर्पस टेबल। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेटा, ओरिजिनल टेबल एंड डेराइव्ड टेबल। और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ कवरेज, कितना डेटा कितना कवरेज कर रहा है। एक होता है सिंपल टेबल और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टेबल। ठीक है, बहुत इजी है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है इसमें। सबसे पहला शुरू करते हैं, दो टाइप ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस और ऑब्जेक्टिव। जनरल पर्पस टेबल, नाम में लिखा है जनरल पर्पस। अगर तुम्हारा टेबल बनाने का कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, तुम कोई कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो, मान लो मुझे मीन निकालना है, तो मैं टेबल कैसा बनाऊंगा? मुझे मीन कैलकुलेट करना है, मैं डेटा मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट कलेक्ट कर लिया हूँ, 1000 स्टूडेंट्स हैं स्कूल में, सभी का डेटा कलेक्ट कर लिया हूँ, मुझे मीन निकालना है। क्या कैसा टेबल बनाऊंगा मैं? 2 कॉलम होगा, क्लास और फ्रीक्वेंसी, सिंपल। ये है स्पेसिफिक पर्पस टेबल। मुझे पहले से पता है मुझे टेबल का क्या इस्तेमाल करना है, मुझे पता है मुझे मीन निकालना है और उसके अकॉर्डिंग मैं टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, तो जब हमें पहले से पता होता है कि हम टेबल क्यों बना रहे हैं, हमें क्या यूज में लेना है टेबल को, तो हम उसके अकॉर्डिंग टेबल बनाते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक पर्पस या स्पेशल पर्पस टेबल। ठीक है, और जब हमें पहले से नहीं पता है कि हम टेबल क्यों बना रहे हैं, तो उस केस में हम बनाते हैं जनरल पर्पस टेबल। ठीक है, अ जनरल पर्पस टेबल रिप्रेजेंट द रॉ डेटा इन ग्रेट डिटेल्स एंड कवर वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सेम सब्जेक्ट। अच्छा, मैथ कलेक्ट किया था स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, या एज ऑफ द स्टूडेंट, और मुझे एज का मीन निकालना था। ठीक है, और मुझे टेबल बनाना है, तो मैं कौन कौन सा कॉलम रखूं और कौन सा कॉलम को हटा दूं? मुझे मीन निकालना है तुम्हारे एज का, स्कूल छोड़ो, तुम लोगों का डेट मैं एज कलेक्ट किया, ठीक है, किसका कितना एज है, और मुझे मीन निकालना है। ठीक है, तो बताओ मैं टेबल में कौन कौन सा कॉलम रखूंगा? क्या नेम रखने का कोई नीड है मीन निकालने के लिए? नेम क्या करोगे? मीन निकालना है, एक्स और एफ होने से हो गया, एक्स कॉलम और फ्रीक्वेंसी कॉलम होने से हो गया। रोल नंबर का कोई काम है?
कोई काम नहीं है। पेरेंट्स का नेम का कोई काम है? कोई काम नहीं है। एड्रेस? कोई काम नहीं है। मोबाइल नंबर? कोई काम नहीं है। काम सिर्फ किस चीज का है? एज का डिस्ट्रीब्यूशन बना दूंगा मैं, 0 to 10, 10 to 20, 22, या 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 का डिस्ट्रीब्यूशन बना दूंगा, और फ्रीक्वेंसी, बस इतना होने से मेरा काम हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्पेशल पर्पस टेबल, जहां पे हम स्पेसिफिक डिटेल रखते हैं, बाकी सारे डिटेल को हटा देते हैं। ठीक है, हमें पहले से पता है मीन निकालना है, तो इसीलिए हम उसके अकॉर्डिंग टेबल बना रहे हैं। और दूसरा होता है जनरल पर्पस टेबल, जहां पर हमें पता ही नहीं है क्या करना है। तो जब हमें पता ही नहीं है क्या करना है, तो हम क्या कोई भी डेटा को डिलीट करेंगे? हम सारा डेटा को प्रॉपरली अरेंज करके बनाएंगे। रोल नंबर भी रहेगा, नेम भी रहेगा, एड्रेस भी रहेगा, मोबाइल नंबर भी रहेगा, एज भी रहेगा, सब कुछ रहेगा उसमें। ठीक है, तो ये जो टेबल होता है ये डिटेल में होता है, रॉ डेटा इन ग्रेट डिटेल एंड कवर वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द सेम सब्जेक्ट। It present the data without any special analytical purpose. It is also known as reference table और repository table. सबसे पहले यही टेबल बनाया जाता है। जब भी तुम स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करोगे, सबसे पहला डेटा कलेक्शन करोगे। डेटा कलेक्शन के बाद क्या करेंगे? हम ऑर्गेनाइज या क्लासिफिकेशन करेंगे। जब ऑर्गेनाइजेशन या क्लासिफिकेशन करेंगे, उस टाइम पर सबसे पहले हम बनाएंगे जनरल पर्पस टेबल। उसके बाद जनरल पर्पस टेबल को हम कन्वर्ट करते हैं स्पेशल पर्पस टेबल में या स्पेसिफिक पर्पस टेबल में। ठीक है, सेकंड आता है हमारा स्पेशल पर्पस टेबल। दिस टेबल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर इंक्वायरी। जो चाहिए सिर्फ वही होगा, बाद बाकी सब चीज को हटा देंगे। अननेसेसरी डिटेल्स को हटा देना है, जो डिटेल्स तुम्हारे काम का है उसी को रखना है, बाकी सबको डिलीट कर देना है। बेसिकली ये एक समरी टेबल है। जो मेन टेबल है उसमें से जो रेलेवेंट डिटेल है, जो हमारे काम का है, उस डेटा को हम रखेंगे, बाकी सारे डेटा को हम डिलीट कर देंगे। तो जो नया टेबल बनेगा उसको हम बोलेंगे स्पेशल पर्पस टेबल। फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन फिगर ऑफ अ कंपनी फॉर अ नंबर ऑफ ईयर, इट इज ऑल्सो नोन एज टेक्स्ट टेबल, समरी टेबल और एनालिटिकल टेबल। अलग अलग नाम है, नाम को याद रखना है, इसका और कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जनरल पर्पस टेबल का 2 और नाम है, रेफरेंस टेबल, रिपोजिटरी टेबल, और स्पेशल पर्पस टेबल का 3 नया नाम है, टेक्स्ट टेबल, समरी टेबल और एनालिटिकल टेबल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डेटा। सबसे पहला ओरिजिनल टेबल और दूसरा होता है डायरेक्ट टेबल। Original table. The original table contains the statistical fact in their original form. Figure in this table are not rounded up. हम फिगर को राउंड अप नहीं करते हैं। जो डेटा हम कलेक्ट किए हैं उसको एज इट इज ओरिजिनल फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिनल टेबल। ठीक है, राउंड अप करना बहुत जरूरी है स्टैट्स में, अदरवाइज तुम आगे का सब चीज परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मीन मीडियन मोड परफॉर्म करने में बहुत प्रॉब्लम आएगा। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, सभी डेटा को नियरेस्ट नंबर पे राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, तो जब हम राउंड ऑफ नहीं किए हैं, रॉ डेटा है उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो है हमारा ओरिजिनल टेबल। ठीक है, इट कंटेन्स डेटा विच आर इनिशियली कलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल और प्राइमरी सोर्स। इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी टेबल और क्लासिफिकेशन टेबल। हम इसको प्राइमरी टेबल या क्लासिफिकेशन टेबल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसी टेबल को यूज करके हम बनाएंगे डेराइव्ड टेबल। ओरिजिनल टेबल को यूज करके हम बनाएंगे डेराइव्ड टेबल। जो फिगर्स होगा उसको राउंड ऑफ कर देंगे। ठीक है, अगर कुछ डेटा को ऐड करना है तो उसको ऐड कर देंगे, किसी को माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, इनटू करना है, डिवाइड करना है, जो करना है वो करके एक फाइनल टेबल बनाएंगे। उस टेबल को बोलेंगे हम लोग डेराइव्ड टेबल। डेराइव्ड टेबल कहां से आता है? ओरिजिनल टेबल को हम कन्वर्ट करते हैं डेराइव्ड टेबल में। ओरिजिनल टेबल से ही डेराइव्ड टेबल निकलता है, इसीलिए उसका नाम ही है डेराइव्ड टेबल, क्योंकि वो ओरिजिनल टेबल से आया है। ओरिजिनल टेबल का नाम ओरिजिनल टेबल क्यों है? बिकॉज जो डेटा हम ओरिजिनली कलेक्ट किए वो डेटा उसमें लिखा हुआ है, इसीलिए उसका नाम ओरिजिनल टेबल है। बात समझ में आया? तो 2 प्रकार का टेबल, ओरिजिनल टेबल एंड डेराइव्ड टेबल। अ टेबल विच प्रेजेंट रिजल्ट डेराइव्ड फ्रॉम ओरिजिनल डेटा। ओरिजिनल डेटा से जो रिजल्ट आएगा उसको, उसका जब हम टेबल बनाएंगे उसको बोलेंगे हम डेराइव्ड टेबल। जैसे कि एवरेज और परसेंटेज, रेशियो एक्सेट्रा इज नोन एज डेराइव्ड टेबल।
ए मैथ्स में लाया है 60 मार्क्स, इसमें लाया है 99 और इसमें लाया है 81, इसमें लाया है 95, इसमें लाया है 25 और इसमें लाया है 75, इसमें लाया है 15, इसमें लाया है 95, इसमें लाया है 25, 30, 40, 80, 20, 50, 70, ये मार्क्स है, ये मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट का टेस्ट हुआ स्कूल में और उनका मार्क्स लिखा गया है मिस्टर ABCDE का। ठीक है, ये है ओरिजिनल टेबल, दिस इज ओरिजिनल टेबल। जो बच्चे मार्क्स लाए हैं उसको हम एज इट इज यहां पर टेबल में लिख दिए। अब इस टेबल का क्या करें हम इस टेबल से एक काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो सबका टोटल मार्क्स निकाल सकते हैं, कितना आएगा टोटल, जो भी आएगा। उसके बाद परसेंटेज निकाल सकते हैं, है ना। तो जब जो नया टेबल बना मार्क्स टोटल और परसेंटेज के साथ, ये जो नया टेबल है इस टेबल को बोलेंगे हम लोग डेराइव्ड टेबल। ओरिजिनल टेबल को यूज करके उसमें कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करके, चाहे राउंड ऑफ किए, चाहे एडिशन किए, चाहे सब्सट्रैक्शन किए, चाहे परसेंटेज निकाले, चाहे रेशियो निकाले, कुछ भी किए, कुछ भी करके जो नया टेबल बनता है इस नए टेबल को हम लोग बोलते हैं डेराइव्ड टेबल। ठीक है, अभी तक 4 प्रकार का टेबल पढ़े, कौन कौन सा। सबसे पहला जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज टेबल, उसके बाद ओरिजिनल टेबल एंड डेराइव्ड टेबल। ठीक है, it expresses the information derived from original or primary table, it is also known as derivative table. Next, on the basis of extent of coverage, सबसे पहला है सिंपल टेबल और दूसरा है हमारा कॉम्प्लेक्स टेबल। कॉम्प्लेक्स टेबल के अंदर बहुत वैरायटी होता है, 2 वे टेबल, 3 वे टेबल, मल्टी वे टेबल या मिनी फोल्ड टेबल भी होता है, जिसको मल्टी वे टेबल या मिनी फोल्ड टेबल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है देखना। सिंपल टेबल तो तुम्हें पता है ऑलरेडी, ये जो बनाए हम लोग, दिस इज सिंपल टेबल, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिंपल टेबल। रो है, कॉलम है, रो और कॉलम के अकॉर्डिंग में डेटा दिया गया है, दिस इज नोन एज सिंपल टेबल। ठीक है, रो हेडिंग है, कॉलम हेडिंग है, बॉडी ऑफ द टेबल है, सिंपल सा एक टेबल है, कोई भी पढ़ के समझ सकता है, दिस इज नोन एज सिंपल टेबल। ठीक है, अब बात करते हैं 2 वे टेबल या मिनी फोल्ड टेबल या 3 वे टेबल, मल्टी वे टेबल के बारे में। 2 वे टेबल, सिंपल टेबल तो पता है तुम्हें, समझ में आ गया, नॉर्मल सा टेबल है, रो कॉलम होता है, रो का वाला डेटा, कॉलम में कॉलम वाला डेटा, कोई भी प्रकार का टेक्निकलिटी नहीं होता। ये जो टेबल है देखो, इस टेबल में और मैं जो टेबल अभी बनाया था उसमें क्या फर्क है, ये टेबल में और मैं जो टेबल बनाया था अभी मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट वाला, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और जो भी मैथ्स का, उसमें और इसमें क्या फर्क है, एक छोटा सा फर्क है खाली, ये जो है कॉलम देखो, ये जो कॉलम्स हैं ये फर्दर स्प्लिट हुआ है। पहला तो हेडिंग है नंबर ऑफ स्टूडेंट और ये फिर फर्दर 2 पार्ट में बॉयज और गर्ल्स में स्प्लिट हुआ। वैसे ही इस टेबल में देखो क्या फर्क है, पहला कैटेगराइज हुआ बॉयज, गर्ल्स और टोटल। बॉयज के अंदर वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया, हॉस्टलर, डे स्कॉलर और टोटल। हॉस्टलर, डे स्कॉलर, टोटल, हॉस्टलर, डे स्कॉलर, टोटल। बात समझ में आया। तो नॉर्मली यहाँ पर डेटा क्या हो रहा है, एक ही टेबल में हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर इस टेबल को ध्यान से देखो, इस टेबल में हमें बहुत सारा डेटा मिल रहा है। अगर मुझे चाहिए क्लास 11th के सेक्शन बी के गर्ल्स में हॉस्टलर का डेटा, कितना स्पेसिफिक डेटा हो गया, 11th बी गर्ल्स हॉस्टलर, 2 फीचर हो गया, गर्ल्स भी है हॉस्टलर भी है। बात समझ में आया, तो गर्ल्स भी है हॉस्टलर भी है, 2 फीचर के अकॉर्डिंग डेटा क्लासिफाई हो गया। तो कौन सा होगा बताओ, गर्ल्स हॉस्टलर 11 बी, देखो ये आ जाएगा, गर्ल्स भी है हॉस्टलर भी है और 11th बी में भी पढ़ता है, तो सारे फीचर के अकॉर्डिंग डेटा क्या आ गया 4।
क्या इतना डिटेल में पहले वाले टेबल में पॉसिबल था? नहीं था। वहां पर इतना सारा फीचर के अकॉर्डिंग टू डेटा को क्लासिफाई नहीं किए। तो जब हम मल्टीपल फीचर के, अच्छा अगर मैं इसके अंदर और फर्दर क्लासिफिकेशन कर दूं, जैसे कि हॉस्टेलर को डिवाइड कर दिया, कि किस कैटेगरी में करेंगे बोलो? हॉस्टेलर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो। हाँ, फीस क्लियर्ड और पेंडिंग, जिसका फीस पेंडिंग है, या फिर मान लो जो फर्स्ट फ्लोर में रहता है, जो सेकंड फ्लोर में रहता है। हॉस्टेलर में भी फर्स्ट फ्लोर वाले हॉस्टेलर, हॉस्टेलर में सेकंड फ्लोर वाले हॉस्टेलर, ठीक है। अच्छा, डेस्कॉलर को कन्वर्ट कर दूं फर्दर, डेस्कॉलर लोकल और नियर बाय एरिया, जो बरगढ़ के लोकल हैं और जो नियर बाय एरिया से हैं, मान लो बरपाली अताबीरा के हैं, ठीक है। तो जब हम डेटा को और फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं, तो ये टाइप के टेबल को हम बोलते हैं मेनी फोल्ड टेबल, जहां पर एक ही टेबल में तुम मल्टीपल फीचर्स के अकॉर्डिंग डेटा को क्लासिफाई कर पाए, ठीक है। तो ये जो टेबल बना, इसको हम बोलेंगे मेनी फोल्ड टेबल, ठीक है। तो आओ पढ़ते हैं, तीन वैरायटी है, 2 वे टेबल, 3 वे टेबल एंड मेनी फोल्ड। अच्छा, पहले सिंपल वाले को पढ़ लेते हैं। This is the simplest form of table in which data is presented according to one characteristic only. Univariate frequency distribution is presented in one-way table as only one variable is under study. It is known as one-way table और first order table. जब हम डेटा को एक फीचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सिंपल टेबल, ठीक है। जब डेटा को दो फीचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग 2-वे टेबल और डबल टेबल। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट टू इंटररिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, दो चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है ऑफ अ पर्टिकुलर फिनोमेना। फॉर एग्जांपल, इफ अ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11 इन डिफरेंट सेक्शन आर फर्दर डिवाइडेड सेक्स वाइज, और टेबल वुड बिकम अ 2-वे टेबल। बॉयज और गर्ल्स में फर्दर डिवाइड कर दिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट का तो डेटा दे रहा है हमें, ये क्लास 11 सेक्शन ए में कितने स्टूडेंट हैं, इसके साथ साथ हमें एक और डेटा का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बॉयज कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, फर्दर डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के टेबल को हम क्या बोलेंगे? 2-वे टेबल, ठीक है। अगर डेटा और फर्दर डिवाइड होगा तो, तीन फीचर के अकॉर्डिंग होगा तो 3-वे टेबल, तीन से ज्यादा फीचर के अकॉर्डिंग होगा तो मेनी फोल्ड या मल्टी-वे टेबल बोलेंगे, ठीक है। 3-वे टेबल, इन अ 3-वे टेबल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा आर क्लासिफाइड। तीन फीचर के अकॉर्डिंग हम डेटा को क्लासिफाई करते हैं। It gives information regarding 3 interrelated characteristics of a particular phenomena. For example, in the example of 2-वे table, if we further categorize the student as desk scholar and hosteler, हम desk scholar और hosteler में further divide कर दे रहे हैं। देखो, ये बॉयज गर्ल्स का तो डेटा हमारे पास था ही पहले से, ठीक है, 2-वे टेबल में। अगर आप बॉयज को फर्दर डिवाइड कर दिए, हॉस्टेलर डेस्क स्कॉलर, गर्ल्स को फर्दर डिवाइड कर दिया, हॉस्टेलर डेस्क स्कॉलर, तो ये अब क्या बन गया हमारे लिए? 3-वे टेबल बन गया, ठीक है। अगर अब हॉस्टेलर को फर्दर क्लासिफाई कर दूं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, या साइंस कॉमर्स, साइंस कॉमर्स तो लिखा ही नहीं है, 11th ए साइंस का बच्चा है, कॉमर्स का बच्चा नहीं लिखा है, ठीक है। साइंस कॉमर्स में डिवाइड कर दो, हॉस्टेलर का 11th ए साइंस कितने हैं, कॉमर्स कितने हैं, ठीक है। गर्ल्स में साइंस कितने हैं, कॉमर्स कितने हैं। अगर फर्दर डिवाइड कर दें या ऊपर लगा देते हैं साइंस कॉमर्स, पहले साइंस कॉमर्स के बेसिस पे होगा, फिर बॉयज गर्ल्स के बेसिस पे होगा, फिर हॉस्टेलर डेस्क स्कॉलर के बेसिस पे होगा। बात समझ में आया? तो जब हम डेटा को और फर्दर क्लासिफाई करेंगे, उसको बोलेंगे मेनी फोल्ड क्लासिफिकेशन। क्लियर है बात? ठीक है, आ जाओ। ये तो हो गया 3-वे टेबल। लास्ट में आता है मेनी फोल्ड टेबल, द टेबल विच एक्सप्लेन्स मोर देन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, it is known as manifold table. This table provide information on a large number of interrelated problems or characteristics of a given phenomena. This is the most complex form of a table. लास्ट आता है हमारा manifold table, ठीक है, जहां पर 3 से ज्यादा फीचर्स होते हैं, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। जहां पर 3 से ज्यादा है उसको हम लोग बोलते हैं manifold। क्लियर है बात? ठीक है, चलो। ये एक टेबल दिया हुआ है यहाँ पर, जो हम ऑलरेडी ऊपर पढ़े थे। सेम टेबल इतना ऊपर था, याद है अभी ऊपर। इसको फर्दर खाली कॉम्प्लेक्स टेबल को फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, 2-वे, 3-वे एंड मैनीफोल्ड, ठीक है। चलो, तो चैप्टर होता है हमारा यहीं पर कंप्लीट। कौन सा चैप्टर कंप्लीट हुआ? चैप्टर नंबर
5। चैप्टर 1 2 3 क्या था? स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड, ठीक है। 3 में था कलेक्शन ऑफ डेटा, 4 था ऑर्गेनाइजेशन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, 5 था हमारा प्रेजेंटेशन में था टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। इसके बाद है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, चैप्टर नंबर 6 एंड 7। एक सेकेंड, हाँ।
चैप्टर नंबर 6 कहाँ टाइम हो गया? 12 मिनट है। 12 मिनट, चलो ठीक ठीक है। अब देखो हमारा चैप्टर नंबर 6 बचा है और 7 बचा है ना। उसके बाद कोरिलेशन बचा है, बीच का मीन मीडियन मोड पढ़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 पढ़े हुए हैं, ठीक है। और उधर उधर हमारा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम तक हो गया है ना, उसके बाद का बाकी, ठीक है। हाँ, कोरिलेशन इंडेक्स नंबर दोनों बाकी है, ठीक है।